ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, आज महीने का पहला मंगलवार और आपको इंतजार रहता है हमारे फोन इन कार्यक्रम का, क्योंकि यही एक कार्यक्रम है जो हमारे किसान भाई डायरेक्ट जो हमारे जो स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ होते हैं उनसे जुड़ पाते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा पाते हैं। तो प्रायोजित कार्यक्रम में हमारा आज का गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। तो श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला। तो बात गन्ने की होगी। जैसे कि सभी जानते हैं कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसमें की गई छोटी सी गलती भी उपज पर बड़ा असर डालती है। इसलिए आज का कार्यक्रम पूरी तरह से आपके सवालों और आपकी समस्याओं पर आधारित है। और आज का हमारा विषय है शरतकालीन गन्ने में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। बिल्कुल। और जो हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर ओम प्रकाश, उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से हैं। तो हमारे कार्यक्रम का जो विषय है शरतकालीन गन्ने में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारा सर। चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ रही है, यानी सर्दी की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। और जो शरदकालीन गन्ने हमारे किसानों के खेत में खड़े हैं उसमें जैसे अभी शीतल ने बताया कि सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार का विषय हमारा है। डॉक्टर साहब, विषय पे जाने से पहले थोड़ा सा ना चर्चा इंडियन पोटाश लिमिटेड की, जहां आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़ाव आपका है, ये तो बात हमारे सामने आती है, किसान लोग भी इस बारे में बताते हैं। इस समय किसानों से के लिए खास तौर पे आईपीएल की तरफ से क्या क्या है? देखिए, आईपीएल की तरफ से किसानों के लिए हमेशा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इंडियन पोटाश लिमिटेड इस बात में विश्वास रखती है कि हमसे जुड़े हुए किसान हमेशा खुश रहने चाहिए जी। और इसीलिए जो हमारा मोटो है जो हमारी कंपनी का, वो है हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। यानी हम वो सारे काम करते हैं जिससे हमसे जुड़ा हुआ किसान खुश रह सके। इसके लिए देखिए, हम जो है किसानों को अपना, हमारी इस समय 3 स्टेट में 10 शुगर मिल है इंडियन पोटाश लिमिटेड की जी। और हमसे लगभग जो है 2.5 लाख किसान जुड़ा हुआ है इन शुगर मिल्स में। तो ये जो किसान है इनके लिए देखिए अभी जो है क्या है कि किसान गन्ना ले जा रहा है अपने उस पे मिल पे जी। तो क्या है कि जो रात में थोड़ा दिखाई ना दे व्हीकल या कुछ है तो इसकी प्रॉब्लम आकर कुछ एक्सीडेंट की संभावना होती है, दुर्घटना बनी रहती है। इसके लिए हमारी देखिए सभी शुगर मिल्स में इस समय रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स वो उसमें लगाई जा रही है। गन्नों के पीछे कपड़े पे रिफ्लेक्टिव टेप लगा के कपड़ा बांधा जा रहा है जिससे कि वाहन दूर से ही दिखाई दे सके और हमारे किसान भाइयों के साथ में कोई दुर्घटना ना हो। दूसरी बात यह है कि हम जो किसानों के लिए सस्ते दामों पर जो गुणवत्ता युक्त उर्वरक मुहैया कराते हैं, जो बीज गन्ने का बीज अच्छी वैरायटी का उनके लिए उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए दवाएं, पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, ये हमारे जो प्रधानमंत्री केंद्र हैं ये बने हुए हैं हर एक शुगर मिल में। उनके द्वारा हम एक जगह पर ही उनको सब तरह के फर्टिलाइजर, सब तरह के पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, सारे के सारे कृषि आदान हम उपलब्ध कराते हैं।
डॉक्टर साहब बात इस पे करते रहेंगे हम, क्योंकि ये तो लंबा विषय है। एक फोन आ गया, पहले फोन लेते हैं। जी जी। हेलो, नमस्कार जी। अशोक कुमार। अशोक जी, आवाज कट रही है, आपके मोबाइल से बोल रहे होगे, थोड़ा डायरेक्शन बदलो। हाँ बताइए, सवाल क्या है? 39 हम पहले से पहुंचे आ रहे थे जी, उसमें ज्यादा रोकना है जी। तो फरवरी मार्च में करना होने नहीं रहेगी, बताइए उसका नाम बताओ। फरवरी मार्च में आपको गन्ना बोना है? जी हाँ। देखिए, आप बुलंदशहर क्षेत्र में हैं, आप गन्ने की वैरायटी बहुत हैं जो इस समय नई हैं, और इनमें COS 18231 है। अगर उसका बीज आपको मिल जाए तो वो बो दीजिए। उसके बाद में ये COS 13235 है, COL के 16202 है। ये वैरायटी अच्छी है और नई है। और पुरानी वैरायटियों में CO 0118 118 है, उसको भी आप बो सकते हैं। तो अशोक जी, ये जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, जो किस्में बताई हैं गन्ने की, ये आप लीजिए और इनको आप आने वाले समय में इनकी बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कुछ खास इन किस्मों के बारे में डॉक्टर साहब जो हाँ, देखिए, अगर आपको फरवरी में बोना है तो फरवरी बहुत अच्छा समय है गन्ना बोने के लिए, और कोई भी वैरायटी आप जो मैंने बताई इनमें से बो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो जाएं, मार्च और अप्रैल तक आपकी बुआई अगर जाए, तो आप COS 13235 को चूज कीजिए, क्योंकि उसकी बढ़वार बहुत जल्दी होती है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। हाँ राकेश भाई, बताएं। तो मेरा विशेषज्ञ को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं सोच रहा था कि जैसे अपने प्रदेश में क्या गन्ना लगा सकते, अगर लगा सकते तो किस तरह से हमें लगाना चाहिए, अगर आप बता सके तो आप रेडियो के माध्यम से। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस पार्ट में आप रहते हैं? शिमला। अच्छा, शिमला। देखिए, शिमला में क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और जो ये फसल है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब जस्ट उल्टी है। जो शिमला की क्लाइमेट है उससे ये गर्म और नमी वाली जो जलवायु होती है, ट्रॉपिकल कहते हैं जिसको, उसमें अच्छी होती है। और ये C4 प्लांट है। इसका मतलब इसको जो फोटो पीरियडिज्म यानी धूप दिन में बहुत काफी समय तक चाहिए, जो कि वहां आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि वहां गन्ने के बजाय आप सब्जियां वगैरह जो वहां की क्लाइमेट को सूट करती हैं वही उगाएं। या फूलों पे चले जाएं, फूल भी आप लगा सकते हैं। राकेश जी, जी जी जी, धन्यवाद। बस ये जानकारी चाहिए थी। धन्यवाद राकेश जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि एक तो आप रिफ्लेक्टर जो है रात में, हाँ, ताकि किसानों के कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, दूसरी गाड़ी को पता चल जाए कि आगे गाड़ी गिरने की जा रही है, तो एक तो वो काम हो गया। दूसरा आपने बताया कि बीज, उर्वरक और दवाई ये सारी एक ही छत के नीचे हम अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से उपलब्ध कराते हैं। सब पे खोला हुआ है हमने जी। और तीसरा ये है कि जो हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने तितावी शुगर मिल में, रोहाना में हार्वेस्टर खड़ा किया हुआ है। थोड़ा हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है, जैसे ही होगा, जैसे पॉलिसी बनेगी तो हम उससे भी किसानों की मदद करेंगे। एक और फोन आ गया डॉक्टर साहब, वो लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा जी नरेश चंद सैनी, ग्राम नंदपुर, जिला सहारनपुर जी। जी सैनी साहब, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी, प्रधानमंत्री जी है DAP जो बिक्री चल रही जी, इसकी इसको वालों की जी, इससे जी गन्ने को शोधित कर सकते हैं क्या जी, गन्ने के बीज को जी? देखो, गन्ने के बीज में सैनी साहब, इसको जो फर्टिलाइजर है वो जो गन्ने का पेंडा आप बोते हो, टुकड़ा बोते हो, खाद उसके नीचे पड़ना चाहिए, क्योंकि जड़ें जो निकलती हैं वो नीचे निकलती हैं और जड़ ही फर्टिलाइजर को लेते हैं। तो उससे शोधन की जरूरत नहीं है, आप उसके नीचे डालिए पेंडे के उसको जी। वह जो लिक्विड है जी, मैं इसको वाले ये बताते हैं कि आप गन्ने के ढेर पे जी इसका स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, आप नैनो DAP की बात कर रहे हैं ना? DAP की बात कर रहा जी मैं जी। हाँ, नैनो DAP बोलो, नैनो DAP जी जी। हाँ, नैनो DAP का रिकमेंडेशन है उसको स्प्रे करने का और ट्रीटमेंट करने का, उससे कर सकते हैं आप। अब भी गन्ना बो सकते हैं, गन्ना और गेहूं जी?
भाई देखिए, अब तो ठंड बहुत ज्यादा हो गई, आप गन्ना पेंडे से बोएंगे तो वो अंकुरण नहीं होगा अभी। इधर आप सहारनपुर क्षेत्र के हैं तो इधर तो काफी ठंड हो रही है अब, तो आप थोड़ा रुकिए, फरवरी में बोइए। गाँव में जी हो रही आदमी, कल भी बोया जी। हाँ तो बो रहे हैं, लेकिन ठंड नहीं हो रही है क्या? ठंड पड़ रही होगी ना? अधिक हो रही जी। हाँ तो वो पड़ा रहेगा उसमें, जब उगेगा जब उसको टेम्परेचर मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, वो डालने को अब पेंडा को ये मना थोड़ी करेगा कि मैं नहीं, अभी सर्दी हो रही है मैं खेत में नहीं डालूंगा। आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें दबा दीजिए, वो जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तभी उगेगा वो। और अगर बारिश वगैरह हो गई तो गल सड़ भी सकता है वो, और अंकुरण नहीं होने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है नरेश जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो ऐसी गलती क्यों करते हैं किसान? इससे तो डॉक्टर साहब पैसा व्यर्थ जा रहा है, इनका व्यर्थ जा रहा है, और फर्टिलाइजर भी जा रहा है। पीछे आपकी ही इसी पाठशाला में गन्ने की में एक किसान का फोन आया था कि जी मैंने बो दिया था जी, और वो मेरा उगा नहीं है जी जी, तो वो टेम्परेचर की वजह से ही नहीं होगा। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी गन्ना विभाग का आदमी ये नहीं कह सकता कि आप दिसंबर में और सहारनपुर में आप गन्ने की बुआई करो। अक्टूबर में बोना चाहिए था आपको, जी 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 जी, और या फिर फरवरी में बोइए, रुक जाइए आप 2 महीने अभी। तो नरेश जी, अगर आपने अभी बिजाई नहीं करी है, दूसरों को करने दो। आप ऐसा करो, फरवरी तक इंतजार करो, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है आप फरवरी में इसकी बिजाई करना, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और एक विधि, सैनी साहब आप हैं फोन पे? आप सुन रहे होंगे जी, वो बोलो। हाँ सुन, तो अगर एक मैं बता सकता हूं आपको कि इस समय का, अगर आपका खेत खाली पड़ा हुआ है और समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप इस मंथ के अंत में आप नर्सरी लगा सकते हैं गन्ने की, और नर्सरी लगा के उसको पॉलीथीन से ढककर उसका अंकुरण ले सकते हैं, और उसको फिर फरवरी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जब वो 1 महीने की उग के जब पौधा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान हैं, जैसे अभी बात हुई कि आप जो है पिछली पाठशाला में ये समझाया कि भाई अब जो है बुआई का टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी कोई किसान ऐसे हैं जो बुआई कर रहे हैं जी। तो क्या किसान से मैन टू मैन संपर्क जिसे कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से जाके आपके आईपीएल की तरफ से कुछ इस तरह से होते, खेतों में चले गए, उनको समझा दिया कि भाई ये नुकसान है बोने से, या दिखा दिया कि भाई बीमारी ये है तो इसका इलाज ये है? देखो, शुगर मिल। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया, पहले फोन लेते हैं फिर इस पे चर्चा करेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नरेश भाई, इंद्रवीर तेवतिया, गांव नत्थुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। पूरी पंचायत को राम राम। राम राम जी, राम राम। अब आवाज बढ़िया आ रही है, बोलो, सवाल क्या था? हाँ जी, सवाल ये था कि जो फसल लगभग 1.5 महीना की हो गई है, उसमें सरसों 7 बोई थी जी, तो उसमें सिंचाई प्रबंधन के लिए क्या सिंचाई की जाए, और उसके साथ क्या फर्टिलाइजर लगाए जाए, जिससे सरसों की फसल भी बढ़िया हो और ईंख बढ़िया भी जमे। इंद्रवीर जी, ये बताओ, 1.5 महीने पहले जो फसल बोई थी आपने गन्ने की, उसका अंकुरण कितना बड़ा हो गया? उसका जी लगभग 1-1 बिलांद का हो रहा, और सारी जम रही है। सारी जम रही है। और सरसों हो रही है लगभग 1.5 बिलांद की। 1.5 बिलांद की। तो देखिए, सरसों बोई थी जी। अच्छा, सरसों बीच में बोई, कितनी दूरी पे बोया हुआ गन्ना? सरसों के पेड़ हैं लगभग 2 बिलांद पे। नहीं, पेड़ 2 बिलांद पे। गन्ने से गन्ने की लाइन की दूरी कितनी है? गन्ने से गन्ने की दूरी है जी लगभग 2 फीट के आसपास। कूड़ जो है 2 फीट की दूरी पे है। हाँ जी। अरे बड़े पास है। इसके बीच में सरसों भी लगा दिया आपने? नहीं, सरसों जो खाली है ना, हाँ? उसमें डंडी से लाइन खिंचवा के, और वो लाइन से बुआई थी। मैं समझ गया, लेकिन भाई 2 फीट तो 24 इंच तो बहुत पास में होता है। उसमें अगर सरसों बोगे डियर, तो अभी सरसों के जब पत्ते फैलेंगे तो उसको, गन्ने को बिल्कुल ढक लेंगे। आप देख लेना, कुछ दिन बाद में गन्ना दिखाई नहीं देगा आपको। और अगर चलिए, अब आपने बो भी दिया है तो आपको हमारी शुभकामनाएं। तो आप कूड़ में पानी लगाएं, सरसों में ना लगाएं पानी। ऐसा करें, बहुत हल्का पानी कूड़ में लगाएं, और उसमें जो है कूड़ में सरसों को खाद देने की जरूरत नहीं है। आप जो है गन्ने के कूड़ में अभी थोड़ा खाद, धीरे धीरे, स्प्लिट डोज कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो है मोबाइल है, वो इधर उधर भागती है, इसलिए 5 किलो बीघे के हिसाब से आप यूरिया दीजिए कूड़ों में, और वो अपने आप सफिशिएंट हो जाएगा उसमें, क्योंकि बीच में आपकी। तो टैंकर से पानी लगवा देगी?
टैंकर कैसे घुमाओगे खेत में? अच्छा, उससे पाइप से? सुनो जी, खेत में नहीं घुमाएंगे। इसके तीन तरफ चक्रोड़ है और एक तरफ सड़क है। अगर आप उस स्प्रेयर जो होता है, पाइप होता है, उससे अगर कूड़ों में पानी डलवा दें तो इससे तो बढ़िया कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं जी। तो सरसों आपकी वो बनी रहेगी सरसों, और पानी गन्ने की भी पानी की पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि दोनों ये एक पानी कम चाहने वाली फसल है, एक ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है। और जो है मेरे को तो यही है कि अब सरसों जो है जैसे ही बढ़ेगी ना, पूरे गन्ने के कूड़ में धूप भी नहीं जाएगी, आपकी फसल पे प्रभाव पड़ेगा, गन्ने की फसल पे। लेकिन चलिए आप देखिए, अनुभव लीजिए। लेकिन अगर मैं एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि जो एक एक बिलांत पे आपने सरसों की पेड़ लगाए हैं, सरसों का जो बीज बोया, उसको आप उसकी थिनिंग कर दीजिए, कम से कम 2 फीट पे छोड़िए उसको सरसों को, और वो सारा भी तुड़वा दें, उसके पत्ते भी तुड़वा दें। पत्ते तुड़वाओ या मत तुड़वाओ, लेकिन उखड़वा दो जड़ से। जो 2 फुट के बीच के पौधे उखड़वा दो तो वो लाइन में 2 फुट पे भी रहेगा, तो भी बहुत ज्यादा वो अच्छा प्लांट होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, फली मोटी आएगी उसकी, और गन्ने में भी धूप थोड़ी सी लग जाएगी। हाँ, गन्ने के लिए भी फायदेमंद रहेगा। आप उसकी थिनिंग कर दीजिए, फाड़ के थिनिंग कीजिए जड़ से उखड़वा लें। जड़ से उखड़वा लो, 2 फीट पे छोड़िए सरसों का पौधा जो है। हाँ, धन्यवाद इंद्रवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो। भाई जी राम राम। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ, घनश्याम। घनश्याम भाई बताइए क्या सवाल है? आप तो आकाशवाणी टीम को, डॉक्टर साहब को, सबको राम राम। राम राम जी, राम राम। और जी नरेश भाई जो बोल रहे हैं, इनके बोलते के साथ ही आधी तो बीमारी खत्म हो जाए खेतों की। अरे वाह वाह वाह। तो मैं ही आ जाऊंगा भाई खेता में बुलवाने की ताई, अगर ये ऐसा आदमी नहीं मिला जी आज तक हमें। डॉक्टर साहब, हाँ, किसान का अगर कष्ट कम होता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ भाई। हाँ, सवाल बताओ आप। सवाल ये है, थोड़ा सा एक बोई जी, तो थोड़ी सी उसमें घास है, हाँ, तो उसमें पानी दे देना। भाई देखो घास कितनी बड़ी हो गई। घास हो गई एक गुलाब की भाई, और ईंख कितनी बड़ी है? ये कुछ एक गुलाब से ऊंची है। भाई खतरा की घंटी है, पानी दे दोगे घास और तेजी से बढ़ेगी, घास को निकलवाओ। हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं पहले नलाटे में जाएगी। ना, अगर खरपतवार घास ज्यादा बड़ी हो जाती है फिर मरती भी नहीं है दवाई से। एक ट्रिस्केल आती है दवा, ट्रिस्केल दवा है जो सारी तरह की चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती वाले खरपतवारों को, मोथा तक को भी खत्म कर देती है, ट्रिस्केल। उस दवा को आप छिड़क दीजिए उसमें। डॉक्टर साहब, हम तो हाथ से कर रहे हैं मेहनत। हाथ से मेहनत कर लो, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। उससे तो आपकी हाँ, घास निकाल दो खुरपी से, उससे क्या है, नमी भी बनी रहेगी, आपको काफी दिन तक पानी भी नहीं देना पड़ेगा, और जो है गन्ना बहुत अच्छा होगा, आपका एरेशन भी बढ़ेगा उसका। हम तो सारी घास को फिर नला के बाहर निकालते हैं। बस तो निकालो, तो फिर इतने एक बिलांत क्यों होने दिया आपने? हाँ, ऐसे नहीं। आकाशवाणी टीम को भी है, डॉक्टर साहब को भी है, नरेश भाई को भी राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी इंद्रवीर भाई का बात आई थी, उन्होंने सह फसलीकरण तो करा, हाँ, लेकिन तरीका सही नहीं रहा। तरीका क्या, उनके तो बहुत पास गन्ना ही है। हाँ, तो उसमें तो एकोमोडेट हो ही नहीं सकती कोई दूसरी फसल। तो अगर कोई करना चाहे, अब तो चलो निकल गया, अब आगे अगर कोई सह फसलीकरण करना चाहे गन्ना, आगे देखो आने वाला, फरवरी का आने वाला, फरवरी से मार्च तक उसकी बुआई चलेगी। तो देखिए 4 फुट पे जो गन्ना ट्रेंच मेथड से बोया जाता है, उसके बीच में सह फसली की जो अपॉर्चुनिटी काफी सही रहती है और उसमें मिलता है। लेकिन ये है कि अब फरवरी मार्च में आप कौन सी फसल बोओगे? 2 फसल, 2 महीने की फसल होनी चाहिए, सही है। फिर गर्मियों की फसल जो है वो जो है लंबी होती है वो फिर। जी। तो ज्यादातर जो रिकमेंड करते हैं हम, अक्टूबर की सोइंग में ही रिकमेंड करते हैं, और उसमें आपको गन्ने से जो गन्ने की दूरी है, हाँ, लाइन से लाइन की, वो ज्यादा रखनी, ज्यादा होनी चाहिए। गन्ने का क्या है कि सर्दियों में गन्ने की ग्रोथ काफी कम गति से होती है, तो उसमें क्या है, एक दूसरी फसल अगर उसमें ना भी बोए तब भी कम गति से ही होगी।
लेकिन अगर दूसरी फसल से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए किसान को तो वो अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी उसकी। अतिरिक्त होता है। 4 फुट पे अगर बीच में आलू बो दीजिए, जी प्याज बो दीजिए, लहसुन बो दीजिए। प्याज और लहसुन अगर बो दिया तो आपको तो बहुत ही बल्ले बल्ले, क्योंकि उसमें वो भी नहीं लगेंगी बीमारियां भी। लहसुन अपनी वो गंध छोड़ता है उसमें, जी। और वैसे भी एंटीबायोटिक है, तो वो उसको फायदा मिलता है रोग कीटों को। एक और फोन आ गया डॉक्टर साहब, लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी नरेश भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं भूखन शरण बोल रहा हूँ, ग्राम तरारा, जिला अमरोहा से। जी बताएं क्या सवाल है? जी सवाल ये है, ये बताओ कि ईख कितनी दूरी पर ठीक रहेगी बोने के लिए? कौन सा बीज इस्तेमाल कर रहे हो? बीज तो ये पता ना 118 क्या कहें उसे, वही बो रखा है हमने। कब बोगे? अभी तो रुकते ही बोंगे उसमें, फरवरी में। हाँ तो फरवरी में। तो अब आप ट्रेंच मेथड को जाइए। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 4 फुट पे बोइए आप। 4 फीट पे? हाँ 4 फीट पे बो, और ट्रेंच मेथड से गहरी बुआई कीजिए। अच्छा, गहरी बुआई करके खून उसके ऊपर मिट्टी तो अपने आप ना डाले है ना? मिट्टी उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी 1 इंच से ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। क्योंकि तुमसे बात करने के बहुत दिनों से मन कर रहा था, लेकिन फोन नहीं लगा पिछले बार में हमारा। अच्छा। तो अगर मिट्टी ज्यादा डाल देंगे ना उसमें गन्ने पे, तो फिर ब्यात नहीं होता है उसका। हाँ ये चलो, जैसे तुम कहोगे ना वैसे ही करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा बोल रहे हैं? नरेश भाई जी। हेलो। हाँ बोलिए नरेश भाई, आवाज बहुत दिन में सुनाई दे रही है। ऋषिपाल नागर बोल रहा था, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। नागर साहब बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। क्या हाल चाल आपके? बस ठीक है सर, आवाज बहुत दिन में सुनाई पड़ रही है आपकी। हम तो तरफते रहते हैं मणि नरेश भाई से। हाँ नागर साहब सवाल पूछ लो, क्योंकि टाइम समाचारों का होने वाला है थोड़ी देर में। अच्छा बस 1 मिनट का सवाल है कि हमारे जो ईख हमने लगा रखी है वो थोड़ी मीठा कम हुआ है उसमें। कितनी बड़ी? अब उसको कैसे पता चला? तो गुड़ बनवाया है? नहीं जी, वैसे चौक के देखी थी बच्चे ने, तो मैंने भी चौका था 1-2 पूरी। तो कब बोया था आपने? वो हो गया जी 8 महीने का कम से कम। हाँ 8 महीने का तो हो गया, तो थोड़ा कम तो मिठास होगी। कौन सी वैरायटी है? वो है 1148 बोलते हैं, कौन सी है वो है जी। अच्छा, अभी हो जाएगी, जैसे ठंडे थोड़ी सी मिठास बढ़ जाएगी, कोई बात बस वो फीकापन सा था जी। मैंने कहा कल भी दवाई लगानी पड़ती हो तो वो बता देते फिर। ना कोई दवाई नहीं, आप आराम से रहिए, वो बढ़ जाएगी उसकी अपनी। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके जी। ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे अभी बातचीत चली रही थी हमारी, तो जो किसान है, एक तो हम अक्सर कुछ ना कुछ जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि किसानों से जो आपकी मीटिंग होती है, जो या मैन टू मैन जो बात होती है, तो उससे शायद कुछ फर्क पड़े। क्योंकि किसानों का तो आपने देखा, अभी हम पिछले प्रोग्राम में आपने बताया और इस प्रोग्राम में गलती कर दी। देखो ऐसा है ना, किसान भाई जो हैं उनका जो एक दूसरे को देख के काफी जो है वो प्रभावित होते हैं जी, और उनको होता है कंपटीशन होता है पास वाले से जी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसानों की जी। तो लेकिन गन्ना विभाग और गन्ने की शुगर मिल, गन्ना जो हमारा विभाग है वो लगातार उनसे संपर्क बनाए रहता है किसान भाइयों को जी, और उनको सही सही सलाह देता रहता है, वैरायटी उपलब्ध कराता है, कैसे डालनी है, कैसे बुआई करनी है, कितना खाद डालना है, कब दवाई डालनी है, पूरे साल उनके संपर्क में रहता है जी। क्योंकि शुगर मिल का काम ही नहीं चल सकता अगर किसान से संपर्क ना करेंगे तो। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो आज का विषय है जैसे सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। उर्वरक डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो हमारे किसान हैं कई बार जाने में अनजाने में ज़्यादा पैदावार के चक्कर में उर्वरकों का अधिक से ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जो गन्ने की इस समय जो फसल शरदकालीन हमारी खड़ी हुई है वह उससे में अगर हमें वो देना है, उर्वरक देना है, तो उसका प्रबंधन किस तरह से करें ताकि जो गन्ने की पैदावार है वो अच्छी मिले,
जो शरदकालीन का गन्ना है इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है कि गोबर की सड़ी खाद बुआई के समय डाली गई हो, और जो भी खाद आपको डालनी है मृदा परीक्षण करा करके और उसकी अनुशंसा के अनुसार खाद डालनी चाहिए जी। लेकिन फिर भी जो एक फ्लैट रिकमेंडेशन है जो किसान भाई डाल सकते हैं, उसमें 1 एकड़ में बुआई के समय DAP अगर डालते हैं, फास्फोरस सप्लाई करते हैं उससे, तो 70 किलोग्राम 70 kg कम से कम DAP डालनी चाहिए जी। और अगर DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 200 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और अगर DAP डालते हैं तो यूरिया उसके साथ केवल 30 किलोग्राम डालनी पड़ेगी। कई बार किसान भाई पूरी यूरिया की डोज डाल देते हैं। इसके साथ साथ में पोटास 40 किलोग्राम पोटास डालना जरूरी है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिंक की कमी हर जगह, तो या तो खेत की जो आखिरी जुताई है DAP में जिंक को नहीं मिलाना है तो आखिरी जुताई पर जिंक को डाल सकते हैं, और नहीं तो जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उससे पहले खेत में सीधे डाल सकते हैं। चर्चा जब से इस पर और भी करेंगे। एक फोन आ गया, पहले फोन लेते हैं। किसान भाई क्या जानना चाह रहे हैं देखते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिट्टू चौधरी बोल रहा हूँ जी। जी बताएं बिट्टू भाई। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी, मैं 25 अक्टूबर को गन्ना बोया था साहब, उसके जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही है, साथ में सैफसली मस्टर्ड है। तो जब आपने गन्ना बोया तो उसमें क्या पाटा लगाया था क्या? नहीं, पाटा नहीं लगाया था, मेरा ट्रंच पर गन्ना था, हल्की मिट्टी गड़ी थी लगभग 2 इंच। 2 इंच। तो बाद में पानी कितना लगाया आपने? पानी नहीं लगाया था, उसमें नमी थी मतलब खेत में। तो जो पानी की कमी थी इस वजह से जर्मिनेशन प्रभावित हुआ है। अगर आपका 20% तक जर्मिनेशन हो जाता है तो उसमें पानी आपको लगा देना चाहिए। जब ट्रेंच में हम मिट्टी कम डालते हैं या हमारी जो मिट्टी है वो मोटी है, उसमें ढेले हैं, बोल्डर्स हैं, तो नमी का ह्रास बहुत तेज़ी से होता है। तो हल्का पानी लगभग 3 अंगुल अगर हम मोटे तौर पे कहें या 3-4 सेंटीमीटर पानी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वो इस तरीके का क्षेत्र है कि वहाँ लेवलिंग किसान भाई करते हैं, तो बहुत आसानी से 4 सेंटीमीटर पानी आप लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी अगर आप लगाते हैं तो मिट्टी वापस गन्ने के टुकड़े के ऊपर गिर जाती है, तो जर्मिनेशन आपका डिले हो जाता है। वैरायटी कौन सी थी आपकी? 0118। हाँ, तो 0118 में ये बहुत उसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी कम डाली जाए और पानी हल्का ज़रूर लगाया जाए बुआई से पहले, तो जर्मिनेशन भी जल्दी हो जाता है और बाद में टिलरिंग भी अच्छी हो जाती है। आप देख लें अगर मिट्टी इस समय ज़्यादा है आपके खेत में तो उसको थोड़ी सी आप हटा सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं। और दूसरा, एक कोई भी इंसेक्टिसाइड नीचे खोद कर देख लें, अगर कोई कीड़ा आपको लगता है कि है तो उसके लिए इमिडाक्लोरपिड की ड्रेंचिंग और स्प्रे एक साथ कर सकते हैं, तो इससे भी जर्मिनेशन आपका तेज़ी से हो जाएगा। सैफसलीकरण में डॉक्टर साहब इन्होंने वो बोई हुई है अपनी सरसों, तो उस पर कोई असर? सरसों में आपको ये देखना है कि गन्ने की जो नाली है, आपने चूंकि ट्रेंच से बोया है तो कम से कम 4.5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की होगी, तो अगर नाली के अंदर कोई सरसों है तो उसको आप उखाड़ लें और चारे वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे भी गन्ने की का जर्मिनेशन है वो प्रभावित होता है। और नाली के ऊपर जो रिज है उस पर आप सरसों रहने दें। सर 52 इंची पे बोया है मेरा, जो है सर ये पूछना है कि अगर मैं खेत में अब पानी दे दूं हल्का, हाँ, तो उससे कोई नुकसान नहीं, फायदा है। पानी आपको देना चाहिए, है ना। पानी अगर आपकी मिट्टी क्ले सॉयल नहीं है तो पानी आप तत्काल दे सकते हैं। अगर क्ले सॉयल है तो थोड़ी सी गोबर की सड़ी खाद ऊपर से डालते हुए तब पानी आते हैं, तो जो मिट्टी है वो फटेगी नहीं। मिट्टी क्ले सॉइल है सर? हाँ, क्ले सॉइल है, तो उसके साथ में आप मोटी जो गोबर की खाद होती है, आधी सड़ी और आधी गैर सड़ी हुई, उसको मिला करके डाल दें नाली में, तो फिर फटेगी नहीं। तो सर कोई फर्टिलाइजर डोज पानी देने के बाद? जर्मिनेशन अगर आपका हो गया है तो फर्टिलाइजर अभी शुरुआत में केवल आपको यूरिया की जो डोज है उसको आप दे सकते हैं, 30 दिन बाद देने का रिकमेंडेशन है। और सिर्फ नाइट्रोजन? केवल नाइट्रोजन, हाँ, अगर बेसल डोज आपने दे रखी है। हाँ, ये पहले बेसल डोज तो सर लगी हुई है उसमें। हाँ, बस ठीक है। जी जी, कोई फंजीसाइड वगैरह नहीं मिलाना सर इसमें? नहीं, फंजीसाइड अगर आपने शुरुआत में ट्रीटमेंट किया हुआ है सीड का तो फंजीसाइड अभी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैरायटी आपकी 13235 होती है जिसमें स्मट शुरुआत में आता है तो उस समय उसके लिए ज़रूर है, चूंकि और श्रोता भी इस पर सुन रहे हैं, तो 13235 में आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि स्मट ना लगने पाए।
सर सीड ट्रीटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन मतलब खादें मिला के कार्बाइड प्लस मैन को जब डलवाई थी। अच्छा, ये सही तरीका नहीं है और सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये जरूर है कि अभी इस समय कोई फंगस नहीं आएगा, लेकिन जब फरवरी मार्च का सीजन आए तो उस समय आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इम्डा ये इसको आप मिला सकते हैं, बेविस्टीन को या थायोफेनेट मिथाइल को, और फिर इसको स्प्रे कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होगा कि फंगस नहीं लगेगी, बाद में पोका वहीं आने की संभावना रहती है। बिट्टू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, नमस्कार नरेश भाई। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सेठी बोल रहा हूँ पंजाब से सर। सेठी साहब बताएं क्या सवाल है? एक तो सर ऐसा है कि मीडियम बेस पर मैं सुनता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मीडियम बेस पर पूरा साफ सुथरा चैनल स्टेशन नहीं आता जी। आप तो सेठी भाई मोबाइल पे भी आप हमारा कार्यक्रम सुन सकते हो, तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। तो अगर आप कार्यक्रम के शौकीन हैं तो मोबाइल पे हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड करके, और कोई भी स्टेशन, ये नहीं हमारा ही, कोई भी कार्यक्रम आप उस पर सुन सकते हैं। धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम चर्चा उस पर कर रहे थे कि उर्वरक में क्या क्या प्रबंधन में क्या क्या करना है। शुरू में देनी है आपने जैसे बताया, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने अभी हमारे जो ये किसान भाई थे उनको बताया कि 30 दिन के बाद जी जो दूसरी मात्रा है, हाँ दूसरी, और तीसरी जो मात्रा है, तीसरी मात्रा जब टिल्डरिंग आपकी होगी फरवरी, चूंकि इनका अक्टूबर का गन्ना बोया हुआ है तो उसकी टिल्डरिंग अभी फरवरी मार्च में होने लगेगी। कुछ टिलर्स आ गए होंगे तो उस समय टिल्डरिंग के टाइम देना है, और फिर 1 डोज इनको मानसून से पहले यानी 30 जून तक 1 डोज और यूरिया की देनी है। और साथ ही में जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस टाइम में भी 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी चढ़ाते समय, और उसी में DAP 15 किलोग्राम मिला करके दोबारा से, चूँकि शरदकालीन गन्ने की फसल है तो दोबारा से 1 डोज उसमें भी दे सकते हैं जी। और यूरिया जब भी देना है तो स्प्लिट डोज में देना है, खेत में नमी हो तब देना है। बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि पहले यूरिया डाल दें फिर पानी लगा दें, लेकिन करना इस तरीके से चाहिए कि पहले आप पानी लगा दें और नमी खेत में रहे, उस समय आप यूरिया का एप्लीकेशन करें तो उसका भरपूर उपयोग पौधा कर पाता है। डॉक्टर साहब, 2 फोन हमारे पास आए जिसमें सहफसलीकरण किया हुआ था, बिट्टू भाई ने किया हुआ था, उससे पहले केंद्रवीर भाई का फोन आया था, उन्होंने भी किया था। उन्होंने तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डिस्टेंस था, जो गन्ने से गन्ने की जो लाइन का डिस्टेंस है वो बहुत कम था, उसके बीच में ही बो रखी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हम रिपीट करते हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर सहफसलीकरण करना है तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, और उसमें एक लाइन अगर हमें लगाना है तो कौन सी फसल लगा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? देव सैनी बोल रहा, गांव घसोती, जिला सहारनपुर, तहसील रामपुर मलियारान, ब्लॉक रामपुर मलियारान। सैनी साहब बताएं क्या सवाल है? हमने गन्ना प्लस गेहूं बोया जी, और जी हमने गन्ना बो के उसमें हमने पानी दे दिया, पानी के बाद उसमें हमने गेहूं गिरा ऊपर जी, क्या हमारा गन्ना जम जाएगा? इसमें गन्ना अगर आप बो रहे हैं तो पहले आपको गन्ना बोना चाहिए, और फिर गेहूं कम से कम 20 दिन बाद, गन्ना बोने के 20 दिन बाद गेहूं बोना चाहिए। कारण उसका ये है कि गेहूं बहुत तेज़ी से बढ़ता है और गन्ने की फसल तब तक बड़ी होकर के, जनरेट होकर के बड़ी नहीं हो पाती है, जिससे गेहूं की छाया से गन्ने के जो पौधे हैं वो नष्ट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो अगर नाली में आपने बो रखा है तो पानी आप नाली में लगा दें, और ऊपर तक पानी लीच करके अभी गेहूं को लगभग मिल जाएगा। उससे जो मॉइस्चर की आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता है गेहूं को, वो मिल जाएगी। और जब गन्ना थोड़ा सा और जनरेट कर जाए तो आप पानी इतना लगा दें कि ऊपर तक आ जाए, ताकि नमी हमेशा गेहूं के साथ बनी रहे। और जब आप नाली में लगाएंगे तो उसका जो लीचिंग इफेक्ट होता है एक तरीके से, और प्लस मॉइस्चर जहाँ पर नमी नहीं रहती, सूखा रहता है, अपने आप मॉइस्चर उस तरफ हो जाता है। तो इससे जो गेहूं की फसल है उसकी जड़ें भी दूर तक फैलेंगी, और साथ ही में गेहूं की फसल अच्छी भी रहेगी, और गेहूं को ये पानी फायदा करेगा। सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सहफसलीकरण में जो हम उर्वरक देते हैं, एक जो आपने अभी रिकमेंडेशन बता दी है गन्ने के लिए, इसी से काम चल जाएगा? जैसे सरसों है, गेहूं है? नहीं, उसकी जो दूसरी फसल आप ले रहे हैं
उसकी रिकमेंडेड जो डोज है उसका 75%, 75%। हाँ, प्लांट पॉपुलेशन जो आपकी मेंटेन हो रही है उसको देखते हुए कई फसलें ऐसी हैं जिसमें 50% ही प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, तो उसकी जो रिकमेंडेड डोज है उस पॉपुलेशन पे डिपेंड है कि कितना पॉपुलेशन आपकी। जैसे कई किसान भाई गेहूं अगर गन्ने के साथ उगा रहे हैं तो पूरे खेत में गेहूं लगा देते हैं, तो ऐसी दशा में पूरा उनको डोज जो गेहूं के लिए वो भी देनी चाहिए। लेकिन जो हमारे किसान भाई 52 इंच पर गन्ना बोते हैं या 42 इंच पर गन्ना बोते हैं और आलू की या सरसों की एक लाइन लगाते हैं या 2 लाइन लगाते हैं, तो उनको 50% से ज़्यादा डोज नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा था कि भाई आलू आप बो दें या लहसुन आप बो दें तो उससे फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से आइडियल जो कहते हैं कि भाई सबसे बढ़िया जो है सहफसलीकरण में गन्ने के साथ कौन सी फसल? सबसे अच्छी फसल आलू है, इस लिहाज से, पैदावार के लिहाज से, कि आलू का उत्पादन भी बढ़ जाता है और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ जाता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जी। जब हम गन्ने के लिए ट्रेंच बनाते हैं तो उसी से रिज बन जाती है, उस रिज पर आपको आलू की बुआई करनी है, और जब हम गन्ने में पानी लगाते हैं तो आलू में भी वही पानी लग जाता है। आलू के लिए कहा जाता है कि आलू की जो रिज आपने बनाई है उसमें पानी इतना लगना चाहिए, उसकी ऊंचाई का केवल 1/3 पानी लगना चाहिए, यानी जो डोल बनी है उसका 1/3, 1/3 होना चाहिए। वही भाग उसका भीगना चाहिए। जी जी जी। तो उससे क्या होता है, आलू का जो साइज होता है काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा ये फ़ायदा, जब हम आलू की खुदाई करते हैं तो उस समय गन्ने की गुड़ाई हो जाती है और गन्ने पे मिट्टी भी चढ़ जाती है। और एक और फ़ायदा होता है, कुछ आलू जो कटे होते हैं वो छूट जाते हैं। आपको बता दें कि आलू के अंदर बिल्कुल बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है पौधे के लिए। जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद हम दें, तो आलू एक तरीके से खाद के लिए भी काम करता है। जो आलू आपके चाहे छोटे हों चाहे कटे हों, अगर छूट गए तो भी गन्ने की जड़ों को फ़ायदा करते हैं, बाद में एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर का बेहतर काम करते हैं। तो सबसे आइडियल है कि आप गन्ने के साथ आलू लगा लें। हाँ, और अभी चूँकि आलू का जो सीज़न है इसी समय आप लगा सकते हैं। अभी जब हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे तो उस समय आइडियल है कि आप उड़द और मूंग लगाएं, क्योंकि वो एक दलहनी फसल है, उससे जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको भी वो फिक्स करते हैं, साथ ही में सॉइल की कवर का काम करते हैं, वीड नहीं हो पाते हैं। और बाद में अगर देखें तो उनका जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू है वो भी पौधे के काम आ जाता है। तो आप दलहनी फसलें बाद में लगा सकते हैं। इस पर अनुदान भी सरकार दे रही है कि दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। तो यानी जो हम बसंतकालीन फसल लगाएंगे उसमें दलहनी फसल लगा सकते हैं जी। इसके अलावा कुकरबिट्स लगा सकते हैं, जैसे तरोई है, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है या करेला है, ऐसी बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं। ये सब लगा सकते हैं। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन लेते हैं। हेलो जी डॉक्टर नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सिंह है, बागपत का रहता हूँ। आवाज कट रही है जी आपकी, या तो आप थोड़ा सा घूमो इधर उधर ताकि आवाज बिल्कुल सही है। घूम रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। आप अपना नाम बता दो एक बार दोबारा। नाम सिंह। चलो बोलो, आप सवाल बोलो, नाम तो फिर भी समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, तो मुझे डॉक्टर ओम प्रकाश जी से जगह मेरा ये है। भाई साहब आप या तो बाहर आ जाओ, घर में हो तो, या थोड़ा सा और बदलो, आवाज कट कट के आ रही है। देखिए अब मैं अभी थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। अब देखो जरा और। हाँ अब ठीक है, आप बोलो। क्लियर है? हाँ जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज है? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। पहले से बेहतर है, बोलो आप सवाल बोलो। हाँ तो डॉक्टर साहब का गन्ने की अच्छा लंबा है जी। बस ये पूछना चाहता हूँ कि हम पौधा गन्ने प्लांट केन कहते हैं जिसको जी, उसमें 20 से 25 और कहीं 30% गैप रह जाए, तो गैप को कुछ फिलअप करने का वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है, जो है ना हम उस गैप को भर दे, और 20-30% गैप का मतलब है 25% 30% उत्पादन गिरता है। इसमें जिस समय आप गन्ने की बुआई कर रहे हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अभी पोर्ट्रे
आ रही है, तो पोल्ट्री में गन्ने की आपकी भी कम आ रही है डॉक्टर? हाँ, मेरी आवाज आपको इसलिए क्योंकि आपका नेटवर्क सही नहीं होगा। रेडियो पे सुनो जी आप। हाँ, तो इसमें 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े काट करके, और जो कैविटी आती है 42 खाने की, 50 खाने की और 60 खाने की। गन्ने की मोटाई अगर कम है तो 60 खाने की, और अगर मोटाई ज़्यादा है तो 42 खाने की यूज कर सकते हैं। जैसे को 118 वैरायटी है तो ये मोटी होती है। मतलब 1.5 इंच का टुकड़ा? हाँ, 1.5 इंच का टुकड़ा काटिए चाहिए जहाँ जर्मिनेशन नहीं आया। हाँ, सुनिए जरा। और फिर उसमें गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट आपके पास हो वो मिला लीजिए। कोकोपिट मिल जाता है तो उसको मिला लीजिए। और गन्ने के जो टुकड़े हैं उसको उस कैविटी में डालने से पहले आधा उसको भर दीजिए, जो हमने ये मिश्रण बताया है। और फिर गन्ने के टुकड़े को काट करके आंख ऊपर की तरफ करके रख दीजिए। और रखने के बाद फिर जो गोबर की खाद का और मिट्टी का मिश्रण है, फिर उसके ऊपर उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद हल्का पानी का स्प्रे कर दीजिए। और फिर आपके पास चाहे गन्नी बैग हो, यानी बोरे हों, उससे ढक सकते हैं। गन्ने की पत्ती है उससे ढक सकते हैं। और 6-7 दिन बाद आप ये पत्ती जब हटा देंगे तो जर्मिनेशन लगभग हो जाता है। डिपेंड करता है कि मॉइस्चर और टेम्परेचर उस समय क्या है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जर्मिनेशन जल्दी होता है, और ठंडक में करेंगे तो देरी से होता है। तो उससे आप गैप कर सकते हैं, गैप की फिलिंग आसानी से कर सकते हैं। गैप फिलिंग में ध्यान रखें जब रैटून केन में कैसे करें? हाँ, रैटून केन में भी इसी से आप कर सकते हैं। और रैटून में अगर इस तरीके का गैप है तो वहां पर आप केवल एक पौधा ना लगाएं, बल्कि रिंग पिट बना लें, उसका एक रिंग बना लें, उसमें 3 पौधे लगाएं एटलीस्ट, ताकि प्लांट पॉपुलेशन वहां पर जब रहेगी तो वो रैटून से कम्पीट करें। बाहर से अलग तैयार करें? हाँ, अलग से तैयार करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जहां पर रैटून का क्लम्प बहुत ज्यादा है उसको आप उखाड़ लें और वहां से आप लगा सकते हैं। उससे ये फायदा होगा। उखाड़ने के लिए नीचे से उखाड़ेंगे, और जैसे स्लिप उखाड़ने का मेथोडोलॉजी है साइंटिफिक, वो कैसे उखाड़े उसको? वो सबसे अच्छा तरीका है जब आप पानी लगा रहे हो खेत में, उस समय हिला करके निकालें, ताकि जड़ें भी साथ में निकल आए। और फावड़े से कहीं से निकालें? हाँ, फावड़े से निकालने। पानी लगाएंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बगैर फावड़े के भी निकल जाएगा। और फिर उसको उसी पानी जब लगा रहे हो उसी समय वहाँ पर रोपित कर दें। तो वो चूँकि एक ही आयु की फसल रहेगी तो उसको चलना आसान रहेगा। अदरवाइज इस तरीके से आप कैविटी में कर सकते हैं। और जो बुआई का गन्ना है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो अपने खेत में कोने में जहाँ सारा गन्ना आप लगा रहे हैं वहीं पे एक आंख के टुकड़े काट करके और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी और खाद डाल करके पानी लगा दें। और जब आपका गन्ना जहाँ पर गैप हो, पहले सिंचाई कर रहे हो, वहाँ से उखाड़ें और लगाते चले जाएं। पौधे गन्ने में बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा समझना हो और आपके देव पर से हुआ हूँ, बहुत ही धन्यवाद। एक छोटी सी क्यूरी और छोटा सा जी, हमारे यहाँ 3 तरह की बुआई है, ऑटम है ना, प्लांटिंग, स्प्रिंग प्लांट, समर प्लांटिंग जी। तो ऑटम से मैं शुरू करता हूँ। ऑटम प्लांटिंग में 2 सेट की दूरी कितनी रखनी चाहिए, इसमें कितनी रखनी चाहिए, में कितनी रखनी चाहिए? 2 लाइनों के बीच की दूरी अगर आप पूछ रहे हैं, करें आप ऑटम से बताना। हाँ, तो 2 लाइन की अगर दूरी जी 2 लाइन की दूरी अगर आप पूछ रहे हैं तो 2 लाइनों के बीच में ऑटम के सीजन में आप 52 इंच बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर छोटे ट्रैक्टर से आप कल्टीवेशन कर रहे हैं और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, अभी तो ऐसे ट्रैक्टर भी आ गए हैं जिनकी चौड़ाई केवल 39 इंच के आसपास है, तो आप दूरी 60 इंच भी कर सकते हैं, यानी 5 फीट कर सकते हैं। जिसमें गन्ना जब बड़ा भी हो जाता है तो उस समय मिट्टी चढ़ाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होती है। धन्यवाद भाई साहब आपका फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने जितने भी हमारे सुनने वालों के सवाल थे, जितनी परेशानियां थी, उनका समाधान किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। तो श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम यही समाप्त होता है और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।